सभी साथियों को नमस्कार। बीएससी पार्ट प्रथम के मैकेनिक्स के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में निर्देश तंत्रों का एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में रूपांतरण का अध्ययन करेंगे। ये क्यों आवश्यक है, इसका हमने हमारा जो प्रथम लेक्चर था जिसके अंदर हमने एक स्थिति डिस्कस की थी जिसमें एक व्यक्ति एक पेड़ को देख रहा है तो उसे वो पेड़ स्थिर प्रतीत होता है, परंतु दूसरा व्यक्ति जो किसी कार से जा रहा है उसी वृक्ष को देखता है तो उसे वृक्ष गतिशील प्रस्तुत होता है। तो दोनों प्रेक्षणों में आपस में किस प्रकार का संबंध स्थापित किया जाए कि मान लो सपोज कार वाले व्यक्ति, मैं आपको अपना वो सबसे पहली स्लाइड दिखाता हूं ताकि थोड़ा आपको अच्छे से क्लियर हो पाए कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं। देखिए, जैसे ये व्यक्ति अगर इस वृक्ष को देख रहा है और एक कार वाला व्यक्ति इस वृक्ष को देख रहा है, अगर मान लीजिए इसने जो इसकी स्थिति को नापा है और कार वाले व्यक्ति ने मान लीजिए उस स्थिति को, जो कार वाला व्यक्ति है उसने इस वृक्ष की स्थिति को नहीं नापा, परंतु यह इसकी स्थिति को जानना चाहता है। किसके आधार पर? इस व्यक्ति जो स्थिर है उसने इसका जो प्रेक्षण किया है, मतलब उसने जो इसकी पोजीशन नापी है, वो अपने डाटा इस कार वाले व्यक्ति को दे दे तो यह कार वाले व्यक्ति को हर एक अलग अलग समय पर इसकी स्थिति को नापने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा ही हम कुछ मैथमेटिकल अरेंजमेंट करेंगे आज, जिसके द्वारा अगर कोई एक व्यक्ति किसी एक चीज को नाप लेता है, मतलब यह एक निर्देश तंत्र हो गया इस व्यक्ति का, इसने इसको नाप लिया और ये नापे हुए मेजरमेंट किए हुए डाटा को दूसरे निर्देश तंत्र को इस प्रकार से ट्रांसफर करे, कुछ इक्वेशन लगा के ट्रांसफर करे कि इस व्यक्ति के पास जब दूसरे निर्देश तंत्र, ये दूसरा निर्देश तंत्र हो गया, जो कार में बैठा हुआ व्यक्ति ये दूसरा निर्देश तंत्र हो गया, कि इसके पास पहुंचे तो वो इस प्रकार पहुंचे कि उसको जो ये देख रहा है और जो इसे इस डाटा मिल रहे हैं दोनों समान हो, मतलब इसके डाटा इसके पास पहुंचे तब इस व्यक्ति को उन डाटा से भी ये पेड़ चलता हुआ दिखाई दे और ये वास्तव में जो इसे देख रहा है उसमें भी ये चलता हुआ दिखाई दे। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इसकी उपयोगिता क्या हुई कि एक ही प्रेक्षण किया जाए, बार बार हमें मेजरमेंट हर रेफरेंस फ्रेम में, अलग अलग रेफरेंस फ्रेम में मेजरमेंट न करना पड़े। उसके लिए हमें कुछ ऐसी इक्वेशंस चाहिए जिसके द्वारा एक निर्देश तंत्र में जो कुछ नापा गया है दूसरे निर्देश तंत्र में उसको दोबारा से न नापना पड़े, कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन लगा दी जाए और उन्हीं से ही वो सारा का सारा रिजल्ट मिल जाए, बिना नापे ही हमें दूसरे निर्देश तंत्र में रिजल्ट मिल जाए। उसी को हम निर्देश तंत्र का रूपांतरण कहते हैं। देखिए, आज के टॉपिक में हम आते हैं जरा। तो आज हमारा ये है निर्देश तंत्रों का रूपांतरण। तो हेडिंग आप डालिए निर्देश तंत्रों का रूपांतरण, और क्यों आवश्यक है ये मैंने अभी आपसे डिस्कस कर लिया है। तो देखिए, एक निर्देश तंत्र में लिए गए परीक्षण उसी घटना के लिए दूसरे निर्देश तंत्र में लिए गए परीक्षणों से अलग होते हैं, है ना। देखिए, कार के व्यक्ति के लिए पेड़ गतिशील था और जो पृथ्वी पर खड़ा व्यक्ति था उसके लिए वो स्थिर था, तो दोनों प्रेक्षण अलग अलग थे। एक ही घटना थी, पेड़ एक ही था, बट दोनों के लिए वो चीजें जो प्रेक्षण थे दो अलग अलग हुए। तो दो निर्देश तंत्रों में परीक्षणों को आपस में संबंधित करने वाले समीकरणों को हम क्या कहते हैं? रूपांतरण समीकरण कहते हैं। देखिए, यहाँ हिंदी में टाइपिंग किया, थोड़ा बहुत गलती हो तो आप अपने हिसाब से उसे ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसे हम रूपांतरण समीकरण कहते हैं। ये हो गया आपका परीक्षा में लिखने लायक कि रूपांतरण समीकरण क्या होते हैं। अब पहला इसमें हेडिंग डालिए, सब हेडिंग स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस इन्वॉल्विंग ट्रांसलेशन। इसको जरा समझिए।
माना हमारे पास, जो मैं बोल रहा हूं आप उसे अपने हिसाब से लिख लीजिएगा नोट्स के लिए। माना हमारे पास एक एस निर्देश तंत्र है जिसके निर्देशांक x, y व z है तथा जिसका मूल बिंदु O है, इसे चित्र में दिखाया गया है। तथा एक दूसरा निर्देश तंत्र S डैश जिसके निर्देश एक्सेस x डैश, y डैश तथा z डैश है। इन पे सब पे क्या लगा है? डैश। पहले पे क्या नहीं है? डैश नहीं है। ठीक है, हो गया। किसी वस्तु जो कि P बिंदु पर स्थित है उसका S निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिति सदिश R स्थिति सदिश है। ठीक है, देखिए यहाँ O से मैंने स्थिति सदिश कैसे बताया था आपको, दूसरे लेक्चर में मैंने बताया था कि आप O से उस बिंदु को मिलाइए तो मिलाने वाली रेखा आपको परिमाण बताएगी और जो उस पे लास्ट एरो रहेगा वो दिशा। तो ये हो गया S के सापेक्ष, इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष इस बिंदु P का स्थिति सदिश R सदिश। ठीक है, अब S डैश जो निर्देश तंत्र है इसके अंदर अगर हम इसी बिंदु का स्थिति सदिश देखना चाहे तो कैसे निकालेंगे? S डैश के मूल बिंदु O डैश से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा S डैश निर्देश तंत्र में बिंदु P का स्थिति सदिश दर्शाती है, जिसे हम R डैश स्थिति सदिश से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इस मूल बिंदु O से जो S का है उससे अगर हम एक रेखा इस मूल बिंदु O डैश तक खींचें तो वो क्या बता देगी? इस S निर्देश तंत्र में इस O डैश क्या है? S डैश का मूल बिंदु है, उसका स्थिति सदिश बता देगी, जिसे हम किसके द्वारा निर्धारित करते हैं? आर ओ सदिश। ये O सबस्क्रिप्ट में है तो इसको कैसे लिखेंगे? निर्देश तंत्र S डैश का मूल बिंदु O डैश का स्थिति सदिश S निर्देश तंत्र के सापेक्ष R O वेक्टर के द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, इस प्रकार आप लिख लिए, हो गया। अब देखिए हमें क्या निकालना था? S ने अगर इसकी दूरी नाप ली तो S में ये जो दूरी R डैश आ रही है उसका और इसका आपस में क्या संबंध हो वह निकालना है। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं? ये देखिए यहां से O से हम O डैश तक गए तो ये एक वेक्टर बना, O डैश से हम P तक गए तो ये एक वेक्टर बना। तो ये दो सदिश आपस में क्या हुए? जुड़ रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए इस फिगर से तो हम क्या लिखेंगे आगे? देखिए अगर आपको नोट्स में लिखना है, उपरोक्त चित्र से हम निम्न समीकरण लिख सकते हैं। तो देखिए R वेक्टर इज इक्वल टू आर ओ वेक्टर प्लस R डैश वेक्टर, ये आ गया। ठीक है, तो अब देखिए अगर कोई व्यक्ति, मैं अभी थोड़ा ये मिटा देता हूं जितनी लाइन लिखी गई है। अभी देखिए अगर S में निर्देश तंत्र में जो O पर बैठा हुआ प्रेक्षक है, मतलब O से कोई व्यक्ति इस बिंदु P की स्थिति नाप ले तो वो R मिल जाएगी आपको। और अब S डैश में कोई व्यक्ति बैठा है, उसे इस बिंदु की स्थिति नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे निकाल सकता है? देखिए वो क्या करेगा? R डैश निकालना है उसे तो वो क्या करेगा? R वेक्टर माइनस R O वेक्टर, वो क्या करेगा? देखिए उसे निकालने की जरूरत नहीं है। वो क्या देखेगा? हाँ भाई, वो इस बिंदु पर जो स्थित व्यक्ति होगा उसको बोलेगा तूने जितना नापा है वो मुझे दे दे। तो यहाँ O के पास वो डाटा पहुंच गया और O डैश अपनी दूरी को इससे सिर्फ नाप लेगा। तो ये
जब इस समीकरण में रखेगा तो उसे आर डैश मिल जाएगा। ठीक है, तो उसे इस पी की स्थिति को नापने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसका फायदा क्या हुआ, देखिए उसे सिर्फ अपनी स्थिति का पता लगाना है, कहां से, ओ से, और बाकी जो ओ ने इस बिंदु पी का नापे हैं उससे काम चल जाएगा। हो सकता है यहाँ और बहुत सारे बिंदु हो, मान ली बहुत सारे बिंदु हो, और ओ ने हर एक का स्थिति सदिश नाप लिया, मान ली यहाँ पे बैठ के इसका नाप लिया, इसके नाप लिए, सबके नाप लिए। तो अब इस व्यक्ति ने अगर मान लीजिए एक बार मेजरमेंट कर लिया बहुत सारे बिंदुओं का, तो क्या एस डैश को दोबारा बहुत सारे बिंदुओं का मेजरमेंट नहीं करना पड़ेगा, उसे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ अपनी स्थिति को यहां से लेके यहां तक की दूरी को नापना होगा। बाकी सारी बिंदुओं की स्थिति, ये जो आर डैश बनेंगे, देखिए यहां से एक आर डैश बनेगा, यहां से एक आर डैश, इसको मिलाएंगे तो बनेगा, इन सबको वो इस इक्वेशन से निकाल लेगा। तो इसका ये फायदा होता है हमारे किसका, रूपांतरण समीकरण का। ठीक है, तो इस समीकरण से तो आ गया हमारा पोजीशन, इसको बोलते हैं स्थिति सदिश का रूपांतरण समीकरण। ठीक है, और अब अगर हमें मान लीजिए यहाँ ये जो कण है ये गति कर रहा है, गति मतलब क्या करेगा, ये समय के साथ मान लीजिए पहले यहाँ था, कुछ देर बाद ये यहाँ पहुंच गया, कुछ देर बाद ये यहाँ पहुंच गया। तो जब ओ से हम इसके वेक्टर बनाएंगे यहाँ, तो ये देखिए ये हर टाइम के साथ साथ मेरे से देखिए स्ट्रेट लाइन माउस से नहीं खींच सकती, आप समझिएगा, ये टेढ़ी मेढ़ी ही खींचती है, आप इन्हें स्ट्रेट ही मानिएगा। इनको मिलाएंगे तो ये सारे क्या बनेंगे, हमारे स्थिति सदिश बनेंगे अलग अलग समय पे। तो ये जो आर है, ये आर वेक्टर जो है, आर वेक्टर किसका है, ओ से बिंदु पी का, ये हर समय पे अलग अलग आएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये आर डैश है जो यहां से जो हर समय पे अगर ये मिला मिला के देखिएगा तो आर डैश अलग आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये आर व आर डैश चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ, परंतु ये ओ डैश की दूरी इस ओ के सापेक्ष टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। मतलब क्या है कि ये जो इन दो मूल बिंदुओं के बीच की दूरी है ये समय के सापेक्ष चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम इस समीकरण 1 का अगर समय के सापेक्ष अवकलन लें तो क्या लिख सकते हैं, डी आर सदिश बाय डी टी, डी आर जीरो बाय डी टी, डी आर डैश बाय डी टी, और ये देखिए ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो इसमें हमने माना कि S के अंदर जो P का पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो इसको हमने क्या मान लिया, S के अंदर ये वेलोसिटी है v, और S डैश में हमने मान लिया v डैश। देखिए यहाँ क्या इंटरेस्टिंग चीज आई, अगर ये दोनों मूल बिंदु आपस में समय के सापेक्ष चेंज नहीं हो रहे हैं, तो अगर मान लीजिए इस कण ने इस बिंदु की वेग मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड नापा, तो इसमें जो नापा जाएगा वो भी 10 मीटर पर सेकंड ही आएगा, कुछ चेंज नहीं होगा, वेग का मान क्या रह गया, बराबर रह गया। ठीक है, देखिए यहाँ पोजीशन तो चेंज हो रही थी परंतु वेग चेंज नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से अब एक्सीलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण v का अगर हम t के सापेक्ष दोबारा अवकलन लें तो ये क्या आ जाएगा, dv बाई dt, उसको हम क्या बोलते हैं a, और ये क्या हो जाएगा dv डैश बाई dt, तो उसको a डैश बोलते हैं, तो त्वरण भी बराबर आ जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकला कि यदि दो जड़त्व निर्देश तंत्र आपस में कुछ स्थिर दूरी पर स्थित हैं तो उनमें कण की स्थिति तो अलग अलग प्राप्त होगी, परंतु कण का वेग व त्वरण दोनों निर्देश तंत्रों में समान प्राप्त होगा। ठीक है, समझ में आए बात। देखिए इसको चित्र से भी आप देख सकते हैं, यहां से ये P बिंदु बहुत दूर है, तो यहां से अगर ये O व्यक्ति इसको देखेगा तो इसे P बहुत दूर दिखेगा, O डैश देखेगा तो इसे ये थोड़ा पास दिखेगा। ठीक है, परंतु हमारा वेग क्या होता है, रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी। अब यहां से लेके ये यहां जाएगा तो ये डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का अंतर, ये O डैश देखे चाहे O बिंदु देखे, दोनों को समान प्रतीत होगा।